हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी आर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और आज से जो प्रैक्टिस हम लोग सॉल्व करेंगे पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को आज से सॉल्व कराया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथी के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ताम्रपसाड़ी का स्थल उत्तर प्रदेश में नहीं है? नहरान, नौदा टोली, खैराडीह या फिर सोहगौरा। देखिए इसकी अगर हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता से पूर्व तांबे और पत्थर के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग में जो विशेषता वाली प्राचीन संस्कृति है उसको हम लोग ताम्रपसाड़ी संस्कृति के नाम से जानते हैं। और भारत में जो ताम्रपसाड़ युग की बस्तियां हैं, यह भारत के बहुत से जो वर्तमान समय में जो राज्य हैं वहाँ से इसके साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। जैसे राजस्थान हो गया, पश्चिमी मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्व भारत में भी इसके साक्ष्य मिले हैं। और उत्तर प्रदेश के किन स्थलों से इसके साक्ष्य मिले हैं अगर उसकी बात किया जाए तो नौदा टोली हो गया, ठीक है, जहाँ से मध्य प्रदेश का जो एक प्रमुख ताम्रपसाड़ी का स्थल है। उसके साथ साथ बाकी जो आपका नाहरान, खैराटी और सोहगौरा, यह तीनों जो है उत्तर प्रदेश के ताम्रपसाड़ी का स्थल है, जबकि नौदा टोली जो है यह मध्य प्रदेश का ताम्रपसाड़ी का स्थल है। याद रखिएगा, ठीक है। नौदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित ताम्रपसाड़ी का स्थल है। नाहरान, खैराटी और सोहगौरा यह उत्तर प्रदेश में स्थित ताम्रपसाड़ी की बस्तियां हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नौदा टोली। ऑप्शन बी सही है। भारत में सर्वप्रथम कृषि का जो प्रारंभ है वो किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या फिर ताम्र पाषाण काल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नवपाषाण काल में। भारत में कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं वह नवपाषाण काल के प्राप्त होते हैं। और नवपाषाण काल में ही भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम जो कृषि कार्य है वो शुरू की गई थी, ठीक है। और यहाँ से जो प्राप्त हुए हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वह मुख्य रूप से गेहूं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और गेहूं के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं या भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व में प्राचीनतम गेहूं के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो आपके उत्तर प्रदेश के लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं, जो कि संत कबीर नगर में स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि यह जो साक्ष्य है लगभग 8,000 से 9,000 ईस्वी पुरानी है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नवपाषाणकालीन। और गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं उत्तर प्रदेश के नौदा टोली से लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। और यह पूरे विश्व में गेहूं के प्राचीनतम साक्ष्य हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ स्थल दिए गए हैं और उसके उत्खननकर्ता दिया गया, आपको बताना है कौन सुमिलित नहीं है। हड़प्पा की खोज राखलदास बनर्जी, चनहुदड़ो मैके, रोपड़ यज्ञदत्त शर्मा और लोथल आर.एस. बिष्ट। कौन सा विकल्प इसमें से सुमिलित नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पहला और चौथा। हड़प्पा की अगर हम बात करें, हड़प्पा की खोज की थी किसने? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी, ठीक है। और राखलदास बनर्जी जो है इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। बाकी चनोदड़ो की खोज मैके द्वारा, रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। और लोथल की हम बात करें तो इसकी जो खोज है वह एस.आर. राव द्वारा की गई थी, एस.आर. राव द्वारा, ठीक है, एस.आर. राव द्वारा की गई थी। और आर.एस. बिष्ट जो है इन्होंने धौलावीरा की खोज की थी, धौलावीरा की। तो सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, यही दोनों विकल्प गलत हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल प्राक हड़प्पा सभ्यता कालीन एवं हड़प्पोत्तर तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करता है? मोहनजोदड़ो, बनावली, मांडा या फिर हुलास। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मांडा। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता के साथ साथ हड़प्पा बाद का जो प्राक हड़प्पा है और हड़प्पा पूर्व के तीनों जो संस्कृतियाँ हैं उनसे संबंधित साक्ष्य हमें मांडा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। मांडा जो कि आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक। और यहाँ से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन डी इसका क्या, सॉरी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दायमाबाद गोदावरी नदी के तट पे, आलमगीरपुर यमुना, सुतका गेंडोर दास्क और मांडा जो है सिंधु नदी के तट पे। कौन सा विकल्प इसमें से सुमेलित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सुतका गेंडोर जो है यह दास्क नदी के तट पे है। बात करें अगर दायमाबाद की, दायमाबाद जो है यह प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। दायमाबाद है प्रवरा नदी के तट पे। आलमगीरपुर की बात करें तो यह हिंडन नदी के तट पर स्थित है, हिंडन नदी के तट पे।
और जो मांडा है यह आपके चेनाब नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल सारतुलई वर्तमान में किस देश में है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन या फिर भारत? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। यह वर्तमान समय के अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, और यहाँ से हम बात करें, यहाँ से नहरों का, प्राचीन नहरों का साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्राचीन नहरों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र हड़प्पा सभ्यता की मुहर पर नहीं है? बैल, हिरन, घोड़ा या फिर गैंडा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, घोड़ा। जो हड़प्पा सभ्यता की हम बात करें तो यह अश्व प्रधान सभ्यता नहीं है। इसी वजह से जो इनके सिक्के हैं, ठीक है, इनके जो सिक्के हैं या जो मुहरें हैं उन पर घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? हड़प्पा सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी जिसे अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृ सत्तात्मक प्रकृति का था। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी। हड़प्पावासी पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक रीति रिवाजों में समानता विद्यमान थी। यह आपका गलत है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए, इसकी अगर हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता के जो धर्म थे इसमें धार्मिक रीति रिवाजों में जो अलग अलग मान्यताएं हैं वो प्रचलित थी, और इसमें समानता न हो करके किसी, जब जिन देवता का महत्व अधिक होता है, कुछ ऐसे देवताएं थे जिनके महत्व उस समय अधिक थी। ठीक है, और कुछ ऐसे देवता थे जिनका महत्व उस समय कम था। तो सबका एक समान महत्व था ऐसा नहीं देखने को मिलता। इसमें कुछ ऐसे देवता थे जिनको समाज में सर्वोच्चता प्राप्त थी। बाकी इनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, जिसे पिक्टोग्राफिक भी कहा जाता है। और लिपि जो थी इसे वेस्टोफेंड्रम कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इनकी जो लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक, यह बात आपका बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता यह मात्र सत्तात्मक है, और यहाँ पे नरसंहारक जो हथियार हैं वो ना के बराबर मिले हैं। ठीक, तो माना जाता है कि सभ्यता जो है यह शांति प्रिय तथा जो मातृ देवियों की पूजा की जाती थी, इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह जो सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता वो मातृ सत्तात्मक थी, और यह पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। और ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि मृतकों के साथ जो भौतिक वस्तुएं हैं उनके दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है कि इहलोक के बाद वो लोग जो है उसमें भी या इनके रहने के लिए, इनके उपयोग के लिए वस्तुएं जो है उपलब्ध हो सके। तो ऐसा माना जाता है कि पुनर्जन्म इन लोगों का होता है। ठीक है, तो इसमें जो सी है वो आपका गलत हो जाएगा। सिंधु सभ्यता के पतन के संबंध में कौन सा एक प्रचलित मत है? बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा, नदी मार्ग का परिवर्तन, आर्यों का आक्रमण या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर हो ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। ये सभी जो अलग अलग जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा अलग अलग मत दिए गए थे। ठीक है, तो इसमें से कुछ लोगों ने कहा कि बाढ़ और भूकंप की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। कुछ लोगों का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता जो नदी के किनारे बसी थी, नदी ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया जिससे इसका पतन हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि आर्यों ने आक्रमण किया जिस कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो सभी विकल्प आपके सही हो जाएंगे। प्राचीन आर्यों के निवास स्थल सप्त सिंधु के क्षेत्र विस्तार में कौन सी नदी शामिल नहीं है? वितस्ता, अस्किनी, गोमल या फिर सरस्वती? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गोमल। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, प्राचीन जो आर्य हैं इनके निवास जो सप्त सिंधु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और सप्त सिंधु के अंतर्गत जो 7 नदियों का इन्होंने उल्लेख किया है उसमें सिंधु है, वितस्ता है जिसे वर्तमान समय में झेलम नदी के नाम से जाना जाता है, अस्किनी जिसे चिनाब नदी के नाम से जानते हैं, परुषणी जिसे रावी नदी के नाम से जानते हैं, बिपाशा जिसे व्यास, सतुद्री, सतलज और सरस्वती, इन 7 नदियों का इन्होंने उल्लेख किया है। और ऐसा माना जाता है कि सप्त सिंधु जो इसका नाम पड़ा था, इन्हीं 7 नदियों के नाम पर इसका नाम रखा गया था सप्त सिंधु। ठीक है, तो किन 7 नदियों का उल्लेख किया गया है और वो 7 नदियाँ कौन कौन सी हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। इसमें गोमल का उल्लेख नहीं मिलता है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर सामवेद? शतपथ ब्राह्मण किसका वेद है? यह जो है, बात करें अगर हम शतपथ ब्राह्मण की तो यह आपकी यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो आपका शतपथ है और तैतरीय है। ठीक है, बाकी अन्य जो हैं जैसे जो ऋग्वेद है इसके जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह ऐतरेय और कौशिकी है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जैमिनी और तांड्य है। यजुर्वेद का है शतपथ और तैतरीय, और अथर्ववेद का है गोपथ। इसके पहले वाले प्रैक्टिस सेट में भी हम लोग इसके बारे में डिस्कशन किए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में कृषि का देवता किसे कहा गया है? सूर्य, इंद्र, वरुण या फिर विष्णु? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी,
उत्तर वैदिक काल में इंद्र को कृषि का देवता माना गया और इनकी जो सर्वोच्चता है वह ज़्यादा स्थापित हो गई थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कुछ जैन तीर्थंकर दिए गए, उनके प्रतीक। नेमिनाथ का प्रतीक है अश्व, अजीतनाथ का कलश, पार्श्वनाथ का सर्प और मल्लीनाथ का सिंह। कौन सा विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ का सर्प है। नेमिनाथ की बात करें, इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है आपका शंख हो जाएगा। अजीतनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी, अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी है। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह जो है वो कलश है, कलश है। ठीक है, पार्श्वनाथ का सर्प है, महावीर स्वामी का सिंह है, महावीर स्वामी का। ठीक है, इसका सी हो जाएगा। बौद्ध दर्शन के अनुसार कौन सा कथन सही है? बौद्ध आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं, बौद्ध पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई सा भी विकल्प सही नहीं है। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो यह आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, पुनर्जन्म को यह स्वीकार करते हैं। ठीक है, पुनर्जन्म के सिद्धांत को यह मानते हैं, लेकिन आत्मा है इसे नहीं मानते, इसको नकार देते हैं। तो इनसे जो है लोगों ने प्रश्न किया कि अगर आप आत्मा में विश्वास नहीं करेंगे तो पुनर्जन्म जो होता है वो पुनर्जन्म किसका होगा? तब वहाँ पे बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध थे, इन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म में आत्मा नहीं है, पुनर्जन्म जो होता है वो चेतना का पुनर्जन्म होता है। ठीक है, और चेतना जो पंचभूतों पंच तत्वों से निर्मित है, इसका पुनर्जन्म होता है, न कि आत्मा का। तो बौद्ध धर्म जो है या आत्मा में विश्वास नहीं करता है लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करता है। तो दोनों विकल्प क्या हो जाएगा? दोनों विकल्प गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चेदी, सुथिवती, अस्मक की पोर्टिल, कम्बोज की हाटक और रंग की राजगृह। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? या कुछ राजधानियाँ दी गई हैं और उस समय के जो राज हैं वो दिए गए हैं, तो इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अंग की अगर हम बात करें, अंग राज्य की राजधानी जो है वो चंपा थी। ठीक है, चंपा। बाकी विकल्प सही है। सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? कनिष्क, उदयन, प्रसेनजीत या फिर बिंबिसार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उदयन ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। ठीक है, हर्यक वंश के शासक उदयन द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी और मगध साम्राज्य की राजधानी को इसने राजगृह से स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र कर दिया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। निम्नलिखित में से मौर्य काल में कौन शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था? नालंदा, वाराणसी, तक्षशिला या फिर उज्जैन। ये बात किसकी हो रही है? मौर्य काल की बात हो रही है। और इस समय शिक्षा का जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो कौन था? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नालंदा। देखिए, मौर्य काल में जो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शिक्षा दी जाती थी और इस काल में धर्म, व्याकरण, अर्थ तथा व्रत राजनीति जो है इससे शिक्षा के इन्हें अनिवार्य तत्व अनिवार्य विषय माने जाते थे। और मौर्य काल में वाराणसी, तक्षशिला, उज्जैन यह शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। नालंदा जो है यह मौर्यकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नहीं था। ठीक है, बाकी वाराणसी, उज्जैन और तक्षशिला यह तीनों मौर्यकालीन शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे। नालंदा की अगर बात करें नालंदा जो है यह मुख्य रूप से गुप्तकालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, गुप्तकालीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भूमिदान का जो पहला अभिलेखीय साक्ष्य है वो किससे मिलता है? नासिक अभिलेख, नानाघाट अभिलेख, बेसनगर या फिर मेहरौली। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नानाघाट अभिलेख से जो भूमिदान देने की जानकारी मिलती है इसका पहला साक्ष्य हमें इसी से मिलता है। और आंध्र सातवाहन वंश के जो सातकर्णी प्रथम की रानी नागानिका जो है इनके द्वारा नानाघाट अभिलेख का निर्माण करवाया गया था। और इसी में ईसा पूर्व पहली शताब्दी में ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमिदान देने की पहला साक्ष्य हमें प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाहों में कौन सा सबसे प्रमुख बंदरगाह था? चौल, कल्याण, कम्बोज या फिर भड़ौच। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, गुप्तकालीन पश्चिमी तट पर स्थित जो महत्वपूर्ण बंदरगाह था वो भड़ौच था। ठीक है, गुप्तकालीन पश्चिमी तट के बंदरगाहों में भड़ौच, चौल, कल्याण, कैम्बे ये सभी प्रमुख थे। भृगुकच्छ अथवा भड़ौच यह पश्चिमी तट का सबसे प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, जो पश्चिमी देशों के साथ व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका थी इसकी। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं, कल्याण, कैम्बे, चौल ये सभी जो है पश्चिमी तट पर ही स्थित थे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह जो था वो भड़ौच था। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में हूण सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तोरमाड़, साल, मिहिरकुल या फिर दंतीदुर्ग।
इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए तोरमाड़ के नेतृत्व में भारत में हूण सत्ता की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में वर्णित दक्षिण भारत की विजय को क्या कहा गया है? दिग्विजय, दक्षिण विजय, रण विजय या फिर धर्म विजय? इसका सही आंसर क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण भारत की जो विजय है उसे समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में धर्म विजय कहा गया है। ठीक है, इसे धर्म विजय कहा गया, तो सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस शासक को ग्रीक लेखकों ने अग्रमीज एवं जैंद्रमीज नाम से पुकारा था? सिकंदर, घनानंद, अशोक या फिर चंद्रगुप्त? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, घनानंद। घनानंद को अग्रमीज या जैंद्रमीज के नाम से पुकारा गया है। किसमें? जो ग्रीक लेखक हैं उन्होंने इन्हें पुकारा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। नेक्स्ट देखिए, गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला पहला जो ग्रंथ है वो कौन है? इंडिका, अर्थशास्त्र, दिव्यावदान या फिर गार्गी संहिता? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम गुप्तचर प्रणाली का वर्णन मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों के अंकन मिलता है? दोनों का अंकन किसके सिक्कों पर मिलता है? आगाथोवलीज, हुविस्क, चंद्रगुप्त या फिर भागभद्र? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हुविस्क के सिक्कों पर। ठीक है, देखिए कुषाणों ने सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलाए जो 124 ग्रेन के बराबर होता था, और हुविस्क के सिक्कों पर भारतीय देवी देवताओं पहले के कुषाण शासकों से अधिक मिलते हैं। सबसे पहले कुषाण शासकों ने भारतीय देवी देवताओं के का अंकन जो है सिक्कों पे करवाया था, लेकिन सॉरी, लेकिन हुविस्क के सिक्कों पर कुषाण शासकों से अधिक जो है भारतीय देवी देवताओं के चित्रों का अंकन मिलता है, और इनके द्वारा बुद्ध, शिव, कार्तिकेय, विष्णु, शंकरषण, उमा आदि जो देवी देवताएं हैं इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? वीरसेन साव, हरिशेन, वत्स भट्टी या फिर कालिदास? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वत्स भट्टी। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, वत्स भट्टी जो कुमारगुप्त प्रथम का दरबारी कवि था, और इसने 472 ईस्वी में मंदसौर प्रशस्ति की रचना की थी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है? प्रियदर्शिका हर्ष, हर्षचरित बाणभट्ट, सूर्य शतक मयूर और मयूर शतक जैसे? कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? कुछ रचनाएं हैं और उसके रचनाकार दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसमें आपका जो डी है मयूर शतक, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें मयूर शतक की जो रचना है यह की गई थी मयूर द्वारा। मयूर द्वारा, ठीक है, मयूर शतक की रचना मयूर ने की थी। बाकी विकल्प आपके सही हैं। निम्न में से अशोक ने किस गुफा का निर्माण बिहार के बराबर पहाड़ी में नहीं करवाया था? सुदामा झोपड़ी, लोमहर्ष ऋषि, कर्ण चौपाड़ या फिर विश्व झोपड़ी? कौन सा विकल्प सही है? किसका निर्माण अशोक द्वारा बिहार के बराबर पहाड़ी पर नहीं कराया गया था? किस झोपड़ी का निर्माण? देखिए, जो लोमर्षि ऋषि है या लोमर्षि गुफा, इसका निर्माण इन्होंने यहाँ पे नहीं करवाया था। और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें से 19वें वर्ष के अंतराल में ये जो बिहार का बराबर पहाड़ी है यहाँ पर विश्व झोपड़ी, सुदामा झोपड़ी, कर चौपाड़ और आपका जो विश्व झोपड़ी, कर चौपाड़, सुदामा झोपड़ी, इन गुफाओं का निर्माण करवाया था। बाकी जो लोमर्ष ऋषि है इसका निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने नागा अर्जुनी पहाड़ी पर करवाया था। ठीक है, आजीवकों को रहने के लिए। तो लोमर्ष गुफा का जो निर्माण है अशोक के पौत्र दशरथ ने करवाया था। और इसका निर्माण कराया था नागा अर्जुनी पहाड़ी पर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, नागा अर्जुनी पहाड़ी पर करवाया था। बाकी सुदामा, कर चौपाड़ और विश्व झोपड़ी, इन सभी का निर्माण बिहार में बराबर पहाड़ी पर करवाया था, अशोक ने करवाया था। सही आंसर भी हो जाएगा। मौर्यकालीन करों में कौन सा एक प्रकार का धार्मिक कर था? बलि, रज्जु, विविध या फिर हिरण्य? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बलि जो कि एक प्रकार का धार्मिक कर था। रज्जु की अगर हम बात करें तो भूमि की माप के समय लिया जाने वाला जो कर है उसे रज्जु कहते हैं। विविध जो है यह आपका चारागाह कर था। जो विविध है या चारागाह कर था मौर्य काल का। ठीक है, और हिरण्य जो है एक नगद कर था जो अनाज के रूप में न लेकर के नगद के रूप में लिया जाता था। इसका सही आंसर ए हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किन शासकों ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रचलन किया था? शको और पार्थियन ने, कुषाणों ने, शको तथा कुषाणों ने, या फिर डेमेट्रियस ने? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कुषाणों ने। शको और पार्थियन ने संयुक्त शासन का चलन प्रारंभ किया। शको और पार्थियनों ने संयुक्त शासन का प्रारंभ किया। शको तथा कुषाणों ने पार्थियनों के माध्यम से क्षत्रप प्रणाली चलाई, जबकि कुषाणों ने प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रचलन किया था। ठीक है, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रचलन कुषाणों ने किया था। ठीक है, बाकी संयुक्त शासन चलाने का अगर पूछ ले, संयुक्त शासन जो चलाया गया था वह शको और पार्थियनों द्वारा चलाया गया था संयुक्त शासन। ठीक है, संयुक्त शासन चलाया था। कुषाणों ने प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था शुरू की, और जो पार्थियन है इनके द्वारा क्षत्रप प्रणाली का प्रचलन किया गया। तो प्रांतों में अगर पूछे तो कुषाण हो जाएंगे, और संयुक्त शासन किसने चलाया तो शक और पार्थियन हो जाएंगे। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। शतमान सिक्के किस धातु के ढाले जाते थे? सोना, चांदी, तांबा या फिर सीसा? जो शतमान सिक्के थे वह चांदी के बनाए जाते थे। ठीक है, शतमान सिक्के। सही आंसर हो जाएगा बी। निम्न में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, महेंद्रादित्य या फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सॉरी, महेंद्रादित्य कुमार गुप्त को ही महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कुमार गुप्त को ही महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता है, और इन्हीं के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है? कैलाशनाथ मंदिर, धर्मराज रथ, शोर मंदिर या फिर लिंगराज मंदिर? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसमें पूछा है कि कौन पल्लव काल से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लिंगराज मंदिर। ठीक है, लिंगराज मंदिर। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। लिंगराज मंदिर की अगर हम बात करें, लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजाओं द्वारा कराया गया था, और इसका जो पूर्ण विकास है वो नागर शैली का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रारंभ में लिंगराज मंदिर का जो नाम है वह कृतिवास मंदिर था। ठीक है, स्टार्टिंग में इसे कृतिवास मंदिर के नाम से जाना जाता था, जिसका निर्माण सोमवंशी राजाओं ने करवाया था, और इसका जो निर्माण है वो नागर शैली में कराया गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पूछ सकता है, आर्ट एंड कल्चर का फेमस क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित शासकों में से किसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी? महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम या फिर नंदी वर्मन द्वितीय? किसके द्वारा वातापी कोंड की उपाधि धारण की गई थी? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित, दंतिदुर्ग, परमेश्वर वर्मन या फिर भद्रवर्मन? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अपराजिता। ठीक है, काशी के पल्लव वंश का जो संस्थापक है सिंह वर्मा को पल्लव वंश का संस्थापक माना जाता है, और वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। अंतिम जो महत्वपूर्ण पल्लव शासक था वह अपराजित वर्मन था, जबकि अंतिम शासक था कंप वर्मा। तो पल्लव शासकों की जो राजधानी थी वो क्या थी? काशी थी, और कावेरी नदी पल्लवों की प्रिय राजधानी मतलब नदी थी। ठीक है, मतलब मान्यता प्राप्त थी जिस नदी को, वो थी कावेरी, पल्लवों के शासनकाल में, पल्लवों के साम्राज्य में। ठीक है, तो याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हिंदू, जैन, बौद्ध तीनों ही धर्म का जो प्रतिनिधित्व करने वाली गुफा है वो कौन सी है? नासिक, एलोरा, पीतल खेड़ा या फिर अजंता? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एलोरा। एलोरा की गुफा में हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित जो मूर्तियां हैं वह या चित्र हैं या देखने को मिलता है। ठीक है, तो एलोरा में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो आपके हिंदू धर्म है, इन सभी से संबंधित मूर्तियों और का गुफाओं का निर्माण किया गया है, और इनका जो निर्माण है 5वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक इनका निर्माण हुआ था। एलोरा गुफा, जिसमें टोटल 34 गुफाएं आपको देखने को मिलेंगी, और इसमें से गुफा संख्या 1 से लेकर के 12, गुफा संख्या 1 से 12 इसकी अगर हम बात करें तो यह आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुफा संख्या 13 से लेकर के 29 जो है यह आपके हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है, हिंदू धर्म से। और गुफा संख्या 30 से लेकर के 34 जो है यह आपके जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा गुफा संख्या 1 से 12 बौद्ध धर्म से संबंधित है, 13 से लेकर के 29 यह आपके हिंदू धर्म से संबंधित है,
30 से लेकर के 34 या जैन धर्म से संबंधित है। टोटल 34 गुफाओं का निर्माण किया गया है और 5वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक इसका निर्माण भी हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। उत्तरा रामचरित के रचयिता कौन है? बिल्हड़, भवभूति, हेमचंद्र या फिर जयदेव? इसका सही आंसर क्या है? वो हो जाएगा ऑप्शन बी भवभूति। इनके द्वारा उत्तरा रामचरित की रचना की गई थी और यह कन्नौज नरेश यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। ठीक है, और इनके द्वारा संस्कृत के 3 नाटक महावीर रचित, मालती माधव और उत्तरा रामचरित की रचना की गई थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। किसके दरबार में रहते थे, किसकी रचना की गई थी इनके द्वारा, सब याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया था? जयचंद, मलिक, पृथ्वीराज चौहान या फिर खोखर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, खोखर। जाटों की एक क्या थी? जाटों की एक उस समय की जाति थी। इनके द्वारा जो है मोहम्मद गौरी को गजनी जाते समय क्या किया गया था? मारा गया था। ठीक है, ऑप्शन बी डी इसका सही हो जाएगा। मृत्यु के उपरांत कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ पे दफनाया गया था? लाहौर में, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद या फिर दिल्ली? देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर में। देखिए इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो फैक्ट बेसिस हैं और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, और ये फैक्ट बार बार पढ़ो या भूल जाते हैं। ठीक है, तो कोशिश करेगा कि अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें और जो पॉइंट आप लोगों को लगते हैं कि इंपॉर्टेंट हैं उनको आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बलबन का जो जन्म है तुर्कों के किस संप्रदाय में हुआ था? इलवरी, ख्युमफाई, गुज्ज या फिर करलुंग? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इलवरी तुर्क इसे माना जाता है। ठीक है, बलबन का जो जन्म है तुर्क की इलवरी शाखा में हुआ था और उसका जो मूल नाम था बहाउद्दीन था, और जब वह सुल्तान बना तो उसने गियासुद्दीन की उपाधि धारण की थी। उसकी एक अन्य उपाधि उलूग खा थी। बलबन जिसे द्वितीय इलवरी वंश का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन बन जाए कि द्वितीय इलवरी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बलबन को माना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से दिल्ली का प्रथम शासक कौन था जिसने दक्कन को भेदा था? अलाउद्दीन खिलजी, अहमद था, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर अली आदिल शाह? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। इसी के द्वारा सर्वप्रथम या दिल्ली का पहला शासक था जिसने दक्कन को पराजित किया या दक्कन पर अधिकार किया था। ठीक है, अलाउद्दीन जो है, महावत खान, शाहजहां, औरंगजेब, इन्होंने अपने सामरिक और राजनीतिक जीवन की शुरुआत दक्कन से ही किया था। ठीक है, तो अगर पूछ ले कि किन शासकों ने दक्कन विजित किया था तो याद रखिएगा अलाउद्दीन, महावत खां, शाहजहां और औरंगजेब, इन शासकों ने दक्कन विजित किया था। ठीक है, और इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पैगंबर के सेनापति की उपाधि का उपयोग किस सुल्तान ने किया था? मुबारक शाह खिलजी, खुसरो शाह, मोहम्मद तुगलक या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खुसरो शाह। ऑप्शन बी इसका सही। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मसाहत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भूमि, सिक्का, सेना या फिर न्याय? मसाहत का संबंध किससे है? मसाहत का संबंध है भूमि से। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का जो बंदोबस्त है वो मसाहत कहलाता था और इसमें प्रति इकाई बिस्वा को आधार बनाया जाता था, और अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने मसाहत को अपनाया था। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, अमीर खुसरो ने अपनी रचना आशिका किसके आदेश पर लिखी थी? राय करण, देवल रानी, खिज्र खान या फिर अलाउद्दीन खिलजी? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, खिज्र खान की आदेश पर जो है आशिका की रचना की थी अमीर खुसरो ने। ठीक है, अमीर खुसरो ने। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कृष्ण फर्स्ट, दंतिदुर्ग, गोविंद द्वितीय या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दंतिदुर्ग जो है, इसके द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी। इसके द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी। सजन अभिलेख से पता चलता है कि दंतिदुर्ग ने उज्जैन पर अधिकार कर हिरण्य गर्भदान यज्ञ किया। यज्ञ में प्रतिहारों ने द्वारपाल की भूमिका निभाई और उसने तुला पुरुष दान यज्ञ भी संपन्न करवाया था। ठीक है, तो ये भी जो फैक्ट है याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी वो कौन प्रशासनिक इकाई थी? महासभा, कुरी, नगरम या फिर पेरुगिरी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नगरम। नगरम। ठीक है, देखिए नगरम जो है वह चोल काल में व्यापारिक नगरों तक सीमित थी। नगरों में व्यापारियों के संगठन को वलंजियर भी कहा जाता था। नगरों में व्यापारियों के निगम को नगरटार, और उनके अधीन रहने वाली जो भूमि होती थी, इनके अधीन जो भूमि रहती थी इसको नगरक्कनी कहा जाता था। ठीक है, नगरक्कनी कहा जाता था। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। चंदेल साम्राज्य का जेजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ है? जय शक्ति, विजय शक्ति, नन्नुक या फिर हर्ष?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जयशक्ति। मुगल काल में सम्राट अकबर का जो सामाजिक सुधारों को लेकर के एक अलग ही स्थान था और उसने सभी धर्मों के साथ सामंजस्य बनाने का कार्य किया था। और अकबर का जो अंतिम संस्कार था वह मुस्लिमों रीति रिवाजों के अनुसार हुआ और अकबर को ही उसकी मृत्यु के बाद, एक सेकेंड, ये चंदेल साम्राज्य का जिजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम पर है? यह आपका जयशक्ति के नाम पर पड़ा था। और वर्तमान समय में जिजाक भुक्ति क्वेश्चन देखिए एक बार आया है कि वर्तमान समय में जिजाक भुक्ति किस क्षेत्र में है या किस क्षेत्र को जिजाक भुक्ति कहा जाता है? जो वर्तमान आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, इसी को प्राचीन काल में जिजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और इसके राजा का नाम जयशक्ति था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श आशियाना कहा गया? अकबर, हुमायूं, शाहजहां या फिर जहांगीर? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर को उसकी मृत्यु के बाद अर्श आशियाना कहा गया। ठीक है, अर्श आशियाना अर्थात स्वर्ग में रहने वाला, जिसका मतलब क्या होता है? स्वर्ग में रहने वाला, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमिलित नहीं है? बहादुरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1968 को हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध 15 अप्रैल 1658। खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659। देवराई का युद्ध 13 मार्च 1659। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सामूगढ़ का युद्ध 15 अप्रैल 1658, यह गलत है। ठीक है, सामूगढ़ के युद्ध की अगर हम बात करें तो यह जो है 29 मई 1658 को सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। ठीक है, दारा सिकों और औरंगजेब की सेना के बीच में। तो जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब की गई थी? 10 मई 1664, 10 मई 1665, 11 जून 1665 या फिर 18 जुलाई 1667? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 11 जून 1665 को शिवाजी और जयसिंह के बीच में पुरंदर की संधि की गई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाबर का वजीर निजामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किसे बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? अमीर उवैस, ख्वाजा गाजी, मेहदी ख्वाजा या फिर हिंदू बेग? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मेहदी ख्वाजा को। ठीक है, मेहदी ख्वाजा को। बाबर का जो वजीर निजामुद्दीन, जो कि एक योग्य प्रशासक और वीर योद्धा था, और इसके द्वारा लगभग सभी युद्धों में सक्रिय भूमिका निभाई गई थी। निजामुद्दीन यह चाहता था कि बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर मेहदी ख्वाजा को उत्तराधिकारी बनाया जाए। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यह जो प्रैक्टिस सेट अभी कराया जा रहा है वो सभी सब्जेक्टिव हैं और सब्जेक्टिव स्पेसिफिक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको जो है क्वेश्चन फॉर्म में इसमें इंक्लूड किया गया है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं, जो प्रैक्टिस सेट है आपका सब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट है, उसको ज़रूर करते रहें, जिससे कि आप लोगों का उस सब्जेक्ट में कितनी पकड़ है और वो सब्जेक्ट जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है वो सब्जेक्ट आप लोगों का कितने अच्छे से तैयार है। क्योंकि क्वेश्चन पूछने का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे, और वर्तमान समय में जो ट्रेंड है क्वेश्चंस पूछने का वो आप लोग को भली भांति पता है। तो इसलिए जो है जो सब्जेक्टिव टेस्ट है वो भी आप लोग करते रहिए। ठीक है, फुल टेस्ट वो भी कराए जाएंगे और नए पैटर्न के अकॉर्डिंग कराए जाएंगे। लेकिन अभी यही है कि जो सब्जेक्टिव टेस्ट है वो सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जो है आप लोग वो टेस्ट जरूर अटैम्प्ट करें और देखिए आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है? बीबी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, बाबर द्वारा निर्मित संभल मस्जिद या फिर जोधाबाई का महल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हुमायूं के मकबरे को। देखिए हुमायूं के मकबरे का जो निर्माण है हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। यह जो मकबरा है ईरानी शैली में इसका निर्माण कराया गया है और यह मुगल कला का पहला मकबरा था जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा, मुगल शैली का पहला मकबरा था जिसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया था और हुमायूं के मकबरे को ही ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। ठीक है, और किस शैली में इसका निर्माण किया गया यह भी याद रखिएगा, ईरानी शैली में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। वैष्णव संत वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से था? रुद्र संप्रदाय, स्त्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या फिर कुमार संप्रदाय? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए वैष्णव संत जो वल्लभाचार्य हैं इनका जो संबंध था वह रुद्र संप्रदाय से था। ठीक है, वैष्णव धर्म जो कृष्ण मार्गी शाखा के महान संत वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। इनका जो दर्शन है शुद्ध अद्वैतवाद, इनके दर्शन को शुद्धाद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है और यह जो है रुद्र संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, अगर इनकी पत्नी का नाम पूछ लें तो इनकी पत्नी का नाम जो है लक्ष्मी था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर कबीरदास सूरदास से रिलेटेड अगर उनकी पत्नी
उनकी रचना का पूछ सकता है तो कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, इनका जो संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय था। शुद्धाद्वैतवाद की इनके द्वारा रचना की गई थी। इनकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था। ऑप्शन ए हो जाएगा। सूफी संत बहाउद्दीन जाकारिया किस संप्रदाय से संबंधित है? चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोहरावर्दी संप्रदाय। शेख बहाउद्दीन जाकारिया, इनके द्वारा भारत में सर्वप्रथम सोहरावर्दी शाखा का प्रचार किया गया था, ठीक है। इन्हीं के द्वारा भारत में सोहरावर्दी सिलसिले की स्थापना या कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार किया गया था। इनके जन्म की अगर हम बात करें तो मुल्तान में इनका जन्म हुआ था और मुल्तान को इसने अपनी शिक्षा का केंद्र बनाया था। लेकिन इल्तुतमिश ने बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम का पद दिया था। याद रखिएगा, बहाउद्दीन जो जकारिया हैं इनको इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की क्या दिया था? पदवी दी थी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे, इनका संबंध किस शासक से है? देवराय द्वितीय, सदाशिव राय, अच्युत राय या फिर वेंकट द्वितीय। इसका संबंध हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इनका जो संबंध है वो वेंकट द्वितीय से था, ठीक है। वेंकट द्वितीय जो अराविडु वंश के एक महान शासक थे। वेंकट द्वितीय की बात करें तो यह अराविडु वंश के महान शासक थे, ठीक है। देखिए, जो आपके विजयनगर साम्राज्य में जो 4 वंश आते हैं, जो संगम, सालु, तुलु, अराविडु, उसमें जो अराविडु वंश है उसके महान शासक थे वेंकट द्वितीय। और इन्हें चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था। इन्होंने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। ताताचार्य यह प्रसिद्ध दार्शनिक और एक मतलब लेखक थे, कवि थे। और यह जो है वेंकट द्वितीय के दरबार में निवास करते थे, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। विजयनगर के शासकों में से किसने राज्य व्यास की उपाधि धारण की थी? हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, हरिहर द्वितीय या फिर देवराय द्वितीय। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हरिहर द्वितीय, ठीक है। हरिहर द्वितीय हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इनकी अगर हम बात करें, हरिहर द्वितीय या बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद संगम वंश की गद्दी पर बैठते हैं। इनके राजाधिराज, राज परमेश्वर, महाराजाधिराज जैसी उपाधियां इन्होंने धारण की थी, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कुतुब शाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन था? धोखर, मसूलीपट्टनम, देवल या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कुतुब शाही साम्राज्य का विश्व प्रसिद्ध बंदरगाह था। ऑप्शन बी हो जाएगा। जयमल और फत्ता नामक वीर योद्धाओं का संबंध किस स्थान से है? मेवाड़, बुंदेलखंड, गोंडवाना या फिर रणथंभौर। इसका सही आंसर ऑप्शन है मेवाड़ से, ठीक है। मेवाड़ से इसका संबंध था। अकबर के समय मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासन था। जिस समय मुगल शासक अकबर था उस समय मेवाड़ पर सिसोदिया वंश का शासन था, याद रखिएगा। और अकबर ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया उस समय राणा उदय सिंह, जो राणा उदय सिंह थे, इनके 2 सरदार जयमल और फत्ता, इन्होंने दुर्ग की सुरक्षा करते हुए अपनी जान दी थी। और यह उसमें बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे, या कह सकते हैं कि इतिहास में जो है इनकी जो वीर गाथाएँ हैं उनके यशोगान जो है देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इनका सही हो जाएगा। बंगाल में स्थित दाखिल दरवाजा निम्न में से किसने बनवाया था? अहमद शाह, यूसुफ शाह, बारबक शाह या फिर महमूद शाह। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बारबक शाह। देखो, बंगाल के इलियास शाही शासकों में रुकनुद्दीन बारबक शाह एक सज्जन और कानून को मानने वाला शासक था। वह बंगाली साहित्य का महान संरक्षक था और इसी के द्वारा दाखिला दरवाजा का निर्माण करवाया गया था। पर्सी ब्राउन ने दाखिला दरवाजा को हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला की सर्वोत्कृष्ट रचना कहा है, ठीक है। याद अगर पूछ ले, याद रखिएगा, पर्सी ब्राउन जो है इसने जो दाखिला दरवाजा है इसको हिंदू मुस्लिम का सर्वोत्कृष्ट स्थापत्य कला कहा है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निर्माण कराया था किसने? बारबक शाह ने। पूरा नाम क्या है? रुकनुद्दीन बारबक शाह। निम्न में से किसे जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई थी? जगत भूषण की उपाधि किसे दी गई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुसैन शाह को जगत भूषण की उपाधि दी गई थी, ठीक है। हुसैन शाह जो कि एक विद्वान शासक था और वह हिंदू और मुस्लिम जनता के साथ समान व्यवहार करता था। हिंदुओं ने उसे कृष्ण का अवतार माना था। नृपति तिलक, जगत भूषण, ये सभी उपाधियाँ जो है हिंदुओं ने उन्हें दिया था, ठीक है। और यह वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था, ये भी याद रखिएगा। जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनका समकालीन था हुसैन शाह। ऑप्शन डी हो जाएगा। कश्मीरी शासक जैनुल आबिदीन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है। इसने गो हत्या प्रतिबंधित कर दिया था। यह कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखता था। इसने मुल्ला अहमद को महाभारत एवं राज तरंगड़ी का फारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 4, तीसरा गलत है। देखिए जैनुल आबिदीन जो है, जैनुल आबिदीन एक महान शासक था। इसने सती प्रथा को फिर से शुरू किया। सती प्रथा को शुरू करने का पीछे इसके रीज़न क्या था? यह मानता था कि हिंदू धर्म में फालतू में या बिना मतलब हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा, इससे इनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और इससे सामाजिक जो सौहार्द है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें वो बिगड़ जाएगा। तो इसने सती प्रथा पे जो प्रतिबंध लगा था इसको हटा दिया था। ठीक है, उसके साथ साथ इसने क्या किया, जो गौ हत्या थी, गौ हत्या को प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, गौ हत्या को प्रतिबंधित कर दिया। इसे कश्मीर का अलाउद्दीन, देखिए इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है। इसकी अगर हम बात करें तो इसे कश्मीर का अलाउद्दीन थोड़ी कहा जाता है यार, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है, न कि कश्मीर का अलाउद्दीन। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। बाकी इसने कुतुब नाम से फ़ारसी में, कुतुब नाम से फ़ारसी में इसने कविताएं लिखी, अरबी नहीं फ़ारसी में लिखी गई थी। ठीक है, अरबी में, फ़ारसी में लिखता था। ठीक है, कुतुब नाम से इसकी तरफ फ़ारसी में कविताएं लिखी गई थी और इसने मुल्ला अहमद को महाभारत और राज तरंगड़ी का फ़ारसी में अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया था। देखिए जैनुल आबिदीन, इसने कई हिंदू व जैनियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। कश्मीर का अकबर इसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर ये पूछ ले कि कौन सा विकल्प, ये भी आपका गलत है क्योंकि इसे कश्मीर का अलाउद्दीन नहीं बल्कि कश्मीर का अकबर कहा जाता है। दूसरा सही है, गौ हत्या पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था, ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। तीसरा गलत है, इसने अरबी नहीं बल्कि फ़ारसी भाषा में अपनी कविताएं लिखी थी, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसने मुल्ला अहमद को महाभारत और राज तरंगड़ी का फ़ारसी में अनुवाद करने के लिए वो कहा था, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो इसमें देखा जाए तो दूसरा और चौथा बस सही है, जो कि विकल्प में किसी में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला और तीसरा दोनों जो है गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक ने इथियोपिया और तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना गठित किया था? हुसंग शाह, ग्यास शाह, दिलावर खां या फिर जफर खां? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्यास शाह ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? बहादुर शाह प्रथम साहेब बेखबर, जहादर शाह लंपट मूर्ख, मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम द्वितीय घृणित कायर? कौन इसमें से सुमिलित नहीं है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय की अगर हम बात करें, देखिए 1707 में मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठना, और इसे साहे बेखबर कहा जाता है। ठीक है, इसे साहे बेखबर कहा जाता है। किसको? मुअज्जम बहादुर शाह, जो बहादुर शाह की उपाधि से शासन, इसका नाम जो कह सकते वास्तविक नाम था, वो वास्तविक नाम इसका मुअज्जम था। ठीक है, लेकिन शासन पर बैठने के बाद या शासन संभालने के बाद इसने अपना नाम बदल करके बहादुर शाह प्रथम कर दिया था और इसे शाहे बेखबर कहा जाता है। ठीक है, जहादर शाह जो है, इसने जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। मोहम्मद शाह जो है इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है, और शाह आलम द्वितीय को घृणित कायर नहीं, जो फर्रुख सियर है, फर्रुख सियर को घृणित कायर कहा जाता है। ठीक है, न कि शाह आलम द्वितीय को। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आमेर के राजा जयसिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं बनवाया गया है? अजमेर, जयपुर, दिल्ली या फिर उज्जैन? किस स्थान पर नहीं बनाया गया है, यह बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अजमेर में नहीं बनवाया गया है। ठीक है, देखिए आमेर के राजा जयसिंह, जिनको मिर्जा राजा सवाई की उपाधि से भी जाना जाता है, और यह कुशल शासक होने के साथ साथ महान विद्वता, खगोल शास्त्री, नगर नियोजन, नगर संस्थापक और वैज्ञानिक थे। इनके द्वारा मथुरा, उज्जैन, जयपुर, ठीक है, मथुरा, उज्जैन, जयपुर, दिल्ली में आधुनिक उपकरण की वेधशालाएं स्थापित की गई थी। अजमेर इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सही नहीं है? अपने नाम के सिक्के इसने चलवाए, जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष इसने लगवाया, नौसेना बोर्ड का गठन किया, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की? कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जर्मनी और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। यह गलत है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसने जो है आपका मैसूर और फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष जो है श्रीरंगपट्टनम में लगा, जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। ठीक है, तो फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, न कि जर्मनी। ठीक है, तो बी गलत हो जाएगा। नानक शाही सिक्के किसने चलवाया था? बांदा बहादुर ने, जस्सा सिंह ने, रणजीत सिंह ने या फिर नवाब कपूर सिंह ने? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, रणजीत सिंह ने। ऑप्शन सी हो जाएगा। किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचिन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क,
जोवा डी कैस्ट्रो, नीनो डी कुनाहा या फिर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीनो डी कुनाहा। ठीक है, यह पुर्तगाली वायसराय था जिसने कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। और 1529 ईस्वी में नीनो डी कुनाहा पुर्तगाली वायसराय बन करके भारत आया था और 1530 में इसने कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो याद रखिएगा नीनो डी कुनाहा 1529 में भारत आया और 1530 में इसने गोवा को अपनी राजधानी बनाया कोचीन की जगह। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। डचों ने भारत में अपनी पहली कारखाने की स्थापना कहाँ करवाई थी? मसूलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत या फिर कोचीन। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मसूलीपट्टनम में। डचों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसकी स्थापना 1602 में हुआ। ठीक है, और 21 वर्षों के लिए इसे भारत के साथ और जो आपके दक्षिण पूर्व के देश हैं उनके साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था 21 वर्षों के लिए। और 1605 ईस्वी में इसी के द्वारा मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित कराई गई थी। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मसूलीपट्टनम। ठीक, और बाकी जो अनेक कारखाने स्थापित की गई थी उसमें अगर पूछ ले तो इसमें पुलिकट में इसने 1610 में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। सूरत की अगर बात करें तो 1616 में इसने सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, और कराईकल जो है यहाँ पर जो इसने 1645 में कराईकल में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और करिकाल में 1663 में। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब और जागीर दी थी? अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर औरंगजेब। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जहांगीर ने। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जो 1608 ईस्वी में इसके दरबार में आया था। ठीक है, मुगल दरबार में आया था। और इसको और ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन से ये पूछता है कि कहाँ पे या किस जगह जो है हाकिंस, कैप्टन हाकिंस किस जगह जहांगीर से मिला था। तो याद रखिएगा आगरा दरबार में जो है जहांगीर से मिला था, जिसको 400 का मनसब दिया गया था। 1608 ईस्वी में आया था। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? रिजविक की संधि, एक्सला सैंपेल, मंगलौर या फिर श्रीरंगपट्टनम। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पर एक्सला सैंपेल की संधि हुई थी। ठीक है, और यह जो है प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 से लेकर के 48 तक हुआ था और 48 में ही एक्सला सैंपेल की संधि हुई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? क्लाइव, हेक्टर मुनरो, मैकाले या फिर लियो कार्टिस। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लियो कार्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। ठीक है, द्वैत शासन का जनक लियो कार्टिस को माना जाता है। द्वैत शासन की जो शुरुआत है बंगाल में हुई थी 1765 में, जो इलाहाबाद की संधि होती है बक्सर युद्ध की समाप्ति के बाद। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1773, 1774, 1872 या फिर 1874। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो की गई थी। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसी के माध्यम से, इसी के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कलकत्ता में 1774 में। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया? 1793, 1813, 1833 या फिर 1853। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1833 के चार्टर एक्ट के समय और विलियम बैटिंग के समय जो है एक विधि आयोग का गठन किया गया था मैकाले की अध्यक्षता में। ठीक है, मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग का गठन किया गया था। और इस समय जो है आपका जो शासन है विलियम बैटिक जो है इस समय जो भारत का वायसराय है, ठीक है, विलियम बैटिक था। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल विलियम बैटिक था। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में किसने कहा था? हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। रैमजे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मॉन्टेग्यू फिर लॉर्ड मिंटो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, और यह जो है जो 1909 का भारत परिषद अधिनियम या मार्लो मिंटो सुधार जो आया था इसी संदर्भ में इन्होंने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका फल जो है भीषण होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। किस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी? 1909, 1919, 1935 या फिर 1947। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1935 के अधिनियम द्वारा 1935 के अधिनियम द्वारा
सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्न में से संविधान सभा की प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था? के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, जे बी कृपलानी या फिर एन गोपाला स्वामी अयंगर। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, जे बी कृपलानी इसमें शामिल नहीं। बाकी के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन गोपाला स्वामी अयंगर, ये तीनों लोग इसमें प्रारूप समिति में शामिल थे। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में कौन सा कार्य वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक से संबंधित है? सती प्रथा की समाप्ति, सॉरी कौन संबंधित नहीं है। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से आप लोग देखे रहिएगा कि क्वेश्चन क्या सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है, इससे भी बहुत से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। आपको बताना है विलियम बेंटिक के से संबंधित क्या नहीं है। सती प्रथा की समाप्ति इसी के समय में हुआ था। ठीक है, ठगी प्रथा की समाप्ति इसी के समय, नरबली प्रथा पर रोक लगाया गया था, व्यापकता का सिद्धांत इसके समय का नहीं है। ठीक है, व्यापकता सिद्धांत की अगर हम बात करें तो यह डलहौजी के समय का है, डलहौजी के समय का। बाकी सती प्रथा के अंत की अगर हम बात करें तो 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठगी प्रथा का जो दमन है वह 1830 में हुआ था। ठीक है, 1830 में हुआ था। और नरबली प्रथा पर भी रोक लगा दिया गया था इसी के समय में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलिंगटन या फिर लॉर्ड लीनलीथ को। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए साइमन कमीशन जो है इरविन के समय में भारत आया था। ठीक है, 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि के वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि जो है भरी पड़ी है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, पहला दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत है। और भारत की जो क्या कह सकते हैं कि बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है, यह कार्ल मार्क्स ने नहीं बल्कि विलियम बेंटिक ने कहा था। ठीक है, विलियम बेंटिक ने कहा था। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि भरी पड़ी है, यह कथन जो है विलियम बेंटिक का है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए चारों ऑप्शंस या वीडियो को जो है सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो इससे हो सकता है कि वीडियो का जो ड्यूरेशन है थोड़ा लंबा हो जाए, वीडियो लंबे हो जाए, तो आप लोग जो इसे अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन ये है कि ये जो हिस्ट्री से रिलेटेड जो कराया जा रहा है उसमें जो आपके एक रिवीजन के पर्पस से मान के चलिए कि इसमें जो है आपके रिवीजन ही हो रहे हैं। ठीक है, जो भी आप लोग पढ़े हैं उनसे आप लोगों के जो डाउट हैं वो कितने क्लियर हैं, या फिर से जो फैक्ट हैं उनसे रिलेटेड जो आप लोगों की तैयारी कैसी है। ठीक है, बाकी जो आपका कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि हिस्ट्री का ही अभी कराया जा रहा है, वो कितना अच्छा है, तो इससे आपको एक आइडिया लगेगा। ठीक है, और अपनी जो तैयारी है उसकी परख करने में इससे आसानी मिलेगी आपको। ठीक है, और इसमें जो है वही है कि वीडियो थोड़े लंबे हो जाएंगे, तो आप लोग उसे अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि केवल ऑप्शन ही ऑप्शन बताया जाए, जो क्वेश्चन मतलब सही है बस उसे टिक कराते हुए आगे बढ़ें, तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे आप लोगों को सही लगे आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नहीं तो अगर ये भी चाहते हैं कि अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, वीडियो को लंबे हो रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया है? जमींदार, किसान, संपूर्ण गांव या फिर गवर्नर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्थाई बंदोबस्त जो है जमींदारों के साथ किया गया था और जमींदारों के पास ही भूमि का जो है मालिकाना अधिकार था। ठीक है, और कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी और इसमें प्रावधान नीचे किया गया था कि एक निश्चित हिस्सा जो कंपनी ने निर्धारित किया है लगान के रूप में या भूमि राजस्व के रूप में, जो जमींदार हैं वो कंपनी तक पहुंचाते रहें, बाकी जो है इनकी जमींदारी वो बनी रहेगी। और अस्थाई बंदोबस्त पर ही सूर्यास्त का नियम लागू होता है, ये भी याद रखिएगा। सूर्यास्त का नियम लागू होता है अस्थाई बंदोबस्त पर ही, जिसमें प्रावधान यह था कि एक निश्चित समय, जैसे ये है कि 2 दिन, अगर मान लीजिए अंग्रेज़ों ने 2 दिन दे दिया
तो 2 दिन के अंदर जो जमींदार हुआ करते थे उस समय के, उनको भू राजस्व वसूल करके अंग्रेज के पास या ब्रिटिश सरकार के पास पहुंचाना होता था, नहीं तो 2 दिन के बाद सूर्यास्त मतलब जैसे सूर्य ढलने के बाद इनकी जो जमींदारी है उसे नीलाम कर दिया जाता था और जमींदारी से वंचित हो जाते थे। ठीक है, तो अगर ये पूछ ले कि सूर्यास्त का नियम किस व्यवस्था पर लागू हुआ था तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जो अस्थायी बंदोबस्त है इसी पर सूर्यास्त का नियम लागू हुआ था और 1793 में इसको अस्थायी बना दिया गया था कॉर्नवालिस द्वारा। ठीक है, सही आंसर जो है इसका वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, देखिए वीडियो को अच्छे से एक्सप्लेन करने का मतलब यही है कि आपके जो भी डाउट हैं वो डाउट क्लियर हो जाएं और यहाँ से आपको कोई भी जो एक कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी परेशानी कोई भी डाउट जो है वो ना हो। ठीक है, इसका सीधा मतलब यही है। ठीक, रैतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना? टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड, उपरोक्त में से दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, इनके द्वारा रैतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, रैतवाड़ी व्यवस्था की। और सबसे पहले जो है सर्वप्रथम 1792 में इस व्यवस्था को कैप्टन रीड के द्वारा बारामहल जिला जो है वहाँ पर लागू किया गया था। याद रखिएगा, जो रैतवाड़ी व्यवस्था है इसको सबसे पहले कैप्टन रीड ने बारामहल जिले में लागू किया था। 1820 में इसे मद्रास और उसके इर्द गिर्द जो प्रोविंस थे वहाँ पर लागू किया गया था। ठीक है, और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है या सीधे किसानों जो रैयतें हुआ करते थे, ठीक है, सीधे किसानों के साथ किया जाता था। ठीक, इसमें जो बिचौलिए वर्ग हैं इनको समाप्त कर दिया गया था। ठीक, जैसे जो जमींदार वगैरह हो गए इनसे न करके किसानों के साथ किया जाता था। ठीक है, तो दोनों सही हो जाएगा ऑप्शन सी। तिनकटिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करनी अनिवार्य थी? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 3/20 भाग पर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पॉवर्टी अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना कौन की थी? किसके द्वारा किया गया था? इसकी रचना जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था और इन्हीं के द्वारा जो है ड्रेन थियरी भी दिया गया था कि अंग्रेज जो है भारत का धन संपदा के साथ साथ भारत का जो टैलेंट है उसका भी जो है क्या कर रहे हैं, गमन हो रहा है, जिसके बदले में भारत को कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो उल्लेख है दादा भाई नौरोजी ने ही पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया था। ऑप्शन भी हो जाएगा। 1857 की क्रांति के कारणों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? डलहौजी की व्यवगत नीति, विलेजली की सहायक संधि, ब्लैक होल ट्रेजरी। कौन 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से शामिल था? कूट के हिसाब से आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला और दूसरा सही है। डलहौजी की व्यवगत नीति और विलेजली की सहायक संधि, यह दोनों कारक उत्तरदायी थे 1857 की क्रांति के लिए। ब्लैक होल ट्रेजडी यह नहीं था। ठीक है, ब्लैक होल ट्रेजेडी की अगर हम बात करते हैं किसके लिए उत्तरदायी था? ब्लैक होल ट्रेजेडी की अगर हम बात करें तो जो आपका युद्ध हुआ था प्लासी का, ठीक है, इसके लिए जिम्मेदार था। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। 1857 की क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? ये आप लोगों को सबको पता होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगम हजरत महल। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? LR रीच, आउटरम एवं टेलर, परसिवर स्पीयर या फिर TR होम्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आउटरम और टेलर ने कहा था कि 1857 की जो क्रांति है हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के प्रति क्या है, षड्यंत्र है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह के संबंध में देखिए, इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र बंगाल था। हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता थी। आनंद मठ नामक पुस्तक इसी विद्रोह से संबंधित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सन्यासी विद्रोह के बारे में सही है। सन्यासी विद्रोह के बारे में सभी विकल्प सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कूका आंदोलन कहाँ पे हुआ था? बंगाल, पंजाब, मणिपुर या फिर अवध। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पंजाब में। ठीक है, कूका आंदोलन जो है पंजाब में हुआ था, जिसका नेतृत्व भगत जवाहरमल और सियान साहब ने इसका नेतृत्व किया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मुंडा विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? सिद्धो कान्हू, बिरसा मुंडा या फिर भैरव। इसका जो सही आंसर तो हम बता ही दिए हैं, बिरसा। ठीक है, इनके द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। ठीक है, मुख्य रूप से झारखंड रांची वाला जो क्षेत्र है, जो छोटा नागपुर वाला क्षेत्र, वहाँ पे हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी है। उदंत मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था और इस पत्र का जो प्रकाशन है जुगल किशोर ने किया था और इसका प्रकाशन नागपुर से हुआ था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला दूसरा तो सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, तीसरा गलत है क्योंकि इसका जो प्रकाशन है वो नागपुर नहीं बल्कि कोलकाता से होता था। ठीक है, कोलकाता से। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए।
द वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निम्न में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? रिपन, लिंटन, चार्ल्स मेटकाफ या फिर लॉर्ड मेयो? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लिंटन के समय में आया था, ठीक है, और 1878 में इसे लाया गया था और इसे समाप्त किया गया रिपन के समय में 1882 में, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लिंटन ने इसे लाया था, रिपन ने समाप्त किया। 1878 में इसे लाया गया था और 1882 में इसे समाप्त किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड वेलेजली, कॉर्नवालिस या फिर लॉर्ड रिपन? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वेलेजली द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी 1800 ईस्वी में। जो नवनिर्वाचित अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है, इनके शिक्षा प्रशिक्षण के लिए जो नवनिर्वाचित और सैनिक अधिकारी थे, इनके प्रशिक्षण शिक्षा के लिए इसका स्थापना हुआ था। बाद में इसको बंद कर दिया गया और इसकी जगह पे ब्रिटेन में हलेवरी कॉलेज का स्थापना किया गया, जहाँ पे इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रावधान चर्चित वुड्स डिस्पैच में शामिल नहीं था? महिला शिक्षा, शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम, अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियमित पद्धति या फिर इलाहाबाद, पटना और बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना? कौन वुड डिस्पैच में शामिल नहीं था, यह बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद, पटना, बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना, यह गलत है। वुड डिस्पैच की अगर हम बात करें, इसे भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसने लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत के कोलकाता, मुंबई, ठीक है, और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापना करने की बात की थी, ठीक, विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात की थी, ठीक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसमें पटना, इलाहाबाद, बनारस नहीं है, ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है। बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? 6 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905, 7 अगस्त 1905 या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, ठीक है, और 6 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था, जिसे रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। 16 अक्टूबर को विभाजन जो है वो विधिवत रूप से लागू हो गया और इसी दिन आंदोलनकारियों ने शोक दिवस के रूप में मनाया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इसकी जो बंगाल विभाजन है उसकी घोषणा कब की गई थी, कब उसे लागू किया गया था और कब शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? जॉर्ज यूले, विलियम डिग्बी, एओ ह्यूम या फिर साइमन कॉलिन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम डिग्बी, ठीक है, विलियम डिग्बी। देखिए, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, ठीक है, तो याद रखिएगा, विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में 1889 लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था और इसके द्वारा इंडिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया गया था, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1888 ईस्वी में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया था? आर.एन. माधोलकर, अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खान या फिर W.C. बनर्जी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य क्या था? इसका जो मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना, मतलब कांग्रेस का विरोध करने के लिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका विरोध करने के लिए सर सैयद अहमद खान द्वारा संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का गठन किया गया था 1888 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प गलत है बताना है। कानपुर अधिवेशन 1925 सरोजनी नायडू, बेलगांव अधिवेशन 1924 मोतीलाल नेहरू, कराची अधिवेशन 1931 वल्लभ भाई पटेल और हरिपुरा अधिवेशन 1938 सुभाष चंद्र बोस? आपको लोगों को पता ही होगा, बेलगांव अधिवेशन 1924 मोतीलाल नेहरू नहीं बल्कि गांधी द्वारा किया गया था, ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा, और इनके द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया एकमात्र क्या है अधिवेशन है। निम्नलिखित में से कौन एक नेता गर्मपंथी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, ऊधम सिंह या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? कौन गर्मपंथी नेता नहीं थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, यह उदारवादी नेता थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। बाकी तीनों लोग उग्रवादी संप्रदाय से संबंधित थे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, गोपाल गोखले या फिर दादा भाई नौरोजी? इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन है। और किसने कहा था इनको अशांति का जनक? यह जो है जो वैलेंटाइन सिरोल है, वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, ठीक है।
1908 के अलीपुर षड्यंत्र मामले में सरकारी गवाह कौन बना था? नरेंद्र गोसाई, कन्हई लाल दत्त, सत्येंद्र बोस या फिर बारेंद्र घोष? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र गोसाई। ठीक है, अलीपुर षड्यंत्र केस जो 1908 में हुआ था, बारेंद्र घोष सहित 39 लोगों को इसके अंतर्गत क्या किया गया था? गिरफ्तार किया गया था। और इसमें जो नरेंद्र गोसाई हैं यह सरकारी गवाह बन गए थे, जिन्हें बाद में कन्हई लाल दत्त ने सत्येंद्र नाथ बोस के साथ मिल करके जेल में ही गोली मार दिया। ठीक है, याद रखिएगा, गद्दारों के साथ यही होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को किस केस में फांसी की सजा दी गई थी? अलीपुर षड्यंत्र, काकोरी, चटगांव या फिर लाहौर? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, काकोरी षड्यंत्र केस जो 1925 में हुआ था। और एग्जैक्ट डेट अगर पूछ ले तो 9 अगस्त 1925 में हुआ था, और इसी केस में इन लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आस्ट की हत्या किसने की थी? खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, चापेकर बंधु, बाघा जतिन या फिर जोगेश चंद्र चटर्जी? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चापेकर बंधुओं ने हत्या की थी। ठीक है, देखिए 1897 में चापेकर बंधुओं, जिसमें दामोदर हरि चापेकर और बाल कृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर, इन तीनों लोगों का नाम आता है। ठीक है, इन्होंने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड और लेफ्टिनेंट आस्ट की हत्या की थी। ठीक है, तो चापेकर बंधुओं में कौन कौन आता है याद रखिएगा, इन तीनों लोगों के नाम को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दामोदर हरि चापेकर, बाल कृष्ण हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर। तीनों लोगों का नाम भगवान कृष्ण से संबंधित है, दामोदर, कृष्ण और वासुदेव। ठीक है, वासुदेव उनके पिता का नाम, कृष्ण और दामोदर, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चापेकर बंधु, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड बम कांड में शामिल था? बी विनायक देश पांडे, खुदीराम बोस, बटुकेश्वर दत्त या फिर कन्हई लाल दत्त? कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, खुदीराम बोस। ठीक है, देखिए 30 अप्रैल 1908 को बिहार में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया। राष्ट्रीय आंदोलन के हमदर्द मिस्टर कैनेडी और उनकी पत्नी और पुत्री मारी गई। ठीक है, और इसी के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या फिर अरविंद घोष? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरविंद घोष। देखिए, इन्होंने जो उग्रवादी और जो उदारवादी लोग थे, इन्होंने जो अपनाया था, उदारवादियों द्वारा निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत लागू किया गया था। ठीक है, निष्क्रिय, और जो आपके उग्रवादी थे इनके द्वारा सक्रिय विरोध का सिद्धांत इसको अपनाया गया था। निष्क्रिय विरोध और सक्रिय विरोध में अंतर क्या था? निष्क्रिय विरोध जिसके मतलब ये था कि कोई वैसा कार्य नहीं करना जिससे अंग्रेजों को क्या होता हो? फायदा होता हो। ठीक, अंग्रेजों को फायदा होता हो। निष्क्रिय विरोध जो उदारवादियों का हथियार था, इन्होंने इसे अपनाया था, जिसका मतलब ये था कि कोई भी ऐसा कार्य ना करना जिससे अंग्रेजों को फायदा होता हो। और सक्रिय विरोध जिसे उग्रवादियों ने अपनाया था, और इनका सिद्धांत क्या था कि हर वह कार्य करना जिससे अंग्रेजों को क्षति पहुँचे। ठीक है, तो याद रखिएगा, निष्क्रिय विरोध और सक्रिय विरोध में क्या अंतर था? जो उदारवादी थे इनके द्वारा निष्क्रिय विरोध अपनाया गया, और जो उग्रवादी थे इनके द्वारा सक्रिय विरोध अपनाया गया। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक, बाकी नेक्स्ट देखिए, केशव बलिराम हेडगेवार ने कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? 21 दिसंबर 1924, 27 दिसंबर 1925, 11 जुलाई 1926 या फिर 18 नवंबर 1927? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 27 सितंबर 1925 को आरएसएस का स्थापना हुआ था। ठीक, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर शिव वर्मा? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, शिव वर्मा। ठीक है, शिव वर्मा इसके सदस्य नहीं थे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग में संयुक्त मिलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस अमीर चंद्र, काकोरी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला खां, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस? कौन सा विकल्प इसमें से गलत है बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नासिक षड्यंत्र केस। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसमें जो आपका रास बिहारी बोस का संबंध है वो दिल्ली षड्यंत्र केस से है। रास बिहारी बोस का संबंध जो है यह दिल्ली षड्यंत्र केस से है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी दी गई थी? नासिक, लाहौर, काकोरी या फिर अलीपुर? किस षड्यंत्र में फांसी दी गई थी? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लाहौर षड्यंत्र केस में। ठीक है, देखिए 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत मौत की सजा सुनाई गई।
और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसमें जो बटुकेश्वर दत्त हैं इनको फांसी नहीं दी गई थी, इनको काला पानी की सजा दे करके अंडमान के सेलुलर जेल में भेज दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था? रास बिहारी बोस, सोहन सिंह भाखना, भिकाजी रुस्तम काम या फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा 1905 लंदन में इन्हीं के द्वारा स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और इसी सोसाइटी द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई और इसी सोसाइटी द्वारा एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यह कुछ षड्यंत्र या फिर जो विद्रोह हुए थे उन्हें आपको कालक्रम से लगाना है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें जो मेरठ षड्यंत्र है यह कब हुआ था? 1929 में हुआ था मेरठ षड्यंत्र। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका स्थापना किया गया था 1928 में, HSRA 1928 में। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन किया गया था 1934 में किया गया था। और कानपुर षड्यंत्र जो हुआ था यह 1924 में हुआ था। ठीक है, तो सही आंसर 4213 हो जाएगा, ऑप्शन सी 4213। बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन की शुरुआत की थी? बंगाल के राष्ट्रवादी जो मुसलमान थे इनके द्वारा अहरार आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1906, 16, 1926 या फिर 1936? इसका सही आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। ठीक है, बंगाल के जो राष्ट्रवादी मुसलमान थे इनके द्वारा 1906 में अहरार आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसके महत्वपूर्ण नेताओं की अगर हम बात करें तो मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम, नजरुल हक, मौलाना जफ़र अली खां, यह नेताओं जो है इन नेताओं के द्वारा जो है क्या किया गया था? नेतृत्व किया गया था। एक आंदोलन के संदर्भ में देखिए 1921-22 में बंगाल के किसानों ने इसकी शुरुआत की। एक आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सहरेव थे। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। दूसरा तो सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? एक आंदोलन की अगर हम बात करें तो यह कहाँ चलाया गया था? यह आपके बंगाल नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के जो बहराइच, हरदोई, सुल्तानपुर, बाराबंकी वाला जो जिला है वहाँ पर इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और मदारी पासी सहरेव ने नेतृत्व किया था। ठीक है, दूसरा सही, पहला गलत है। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 के बारे में देखिए। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने का था। इस अधिनियम ने स्थानीय सरकार को परीक्षणों के लिए 3 आयुक्तों की नियुक्ति करने की शक्ति दी, जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के पद से नीचे हो सकते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा यह बताना है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपके सही हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनकी घटना के कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक, अलीपुर, चटगांव, काकोरी, डलहौजी का स्क्वायर बम कांड और दिल्ली षड्यंत्र केस, इनको क्रम से लगाना है। ठीक है, इनको जो है क्रम से लगाना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, अलीपुर बम कांड यह हुआ था 1908 में। ठीक है, चटगांव शस्त्रागार जो हुआ था, चटगांव शस्त्रागार की बात करें यह 1930 में हुआ था। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती जो है यह 1925 में। ठीक, डलहौजी सकवाड़ जो बम वाला हुआ था यह हुआ था 1930 में। और इसमें भी अगर डेट पूछे तो 25 अगस्त को। ठीक है, बाकी दिल्ली लाहौर षड्यंत्र जो हुआ था यह हुआ था 1912 में, दिल्ली लाहौर षड्यंत्र। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी 15324, ऑप्शन सी 15324। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए इसे घटनाक्रम को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, नीचे दिए गए घटनाक्रम को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो है इसमें चंपारण हुआ था 1917 में। उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था 1918 में। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में ही हुआ था, लेकिन अहमदाबाद मिल मजदूरों का जो हड़ताल है उसके बाद हुआ था। और रौलेट सत्याग्रह उसके बाद हुआ था 1919 में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी 4312, ऑप्शन बी हो जाएगा। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्यों के तौर पर स्वशासन प्राप्ति की घोषणा की गई। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदार करने का निर्णय लिया गया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा यह आपको बताना है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, इल्बर्ट बिल विवाद जो है इसके बारे में आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। भारतीय और यूरोपीय दोनों लोगों के मध्य नस्लीय भेदभाव, भारतीय सीमाओं पर विशेषकर उत्तर पश्चिम सीमा पर सुरक्षा में चूक, सरकार द्वारा भारतीय मीडिया घरानों का दमन करना और उनका राष्ट्रीयकरण करना। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, बाकी दोनों विकल्प गलत हैं। इल्बर्ट बिल विवाद जो 1883 में आया था, ठीक है, इल्बर्ट बिल, और जिस पर विवाद हुआ था, जिसमें प्रावधान क्या था कि अगर कोई भारतीय न्यायाधीश है तो उसको यह अधिकार देने की बात की गई थी इस विधेयक में कि वह जो है भारतीय और ब्रिटिश दोनों से संबंधित जो आपराधिक कार्रवाइयाँ हैं, सुनवाई हैं, वह सुनवाई कर सकता है और सज़ा दे सकता है, ठीक है, जिसका जो ब्रिटिश भारत में रह रहे थे उन्होंने बहुत ही व्यापक स्तर पे विरोध किया था, जिसके बाद इस विधेयक को वापस ले लिया गया था, ठीक है, तो पहला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार था? फ्रैंक मोरिस, डोम मोरिस, लुई फीसर या फिर वेब मिलर? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, फ्रैंक मोरिस, ऑप्शन ए सही है। खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन ने पुनः हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी को बढ़ा दिया। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प गलत हैं। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका विरोध किया था और इसने हिंदू और मुस्लिमों के बीच की दूरी को बढ़ाया नहीं बल्कि क्या किया, कम कर दिया, ठीक है, तो दोनों विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यह जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसकी शुरुआत किस लिए की गई थी? इसकी शुरुआत जो की गई थी, जो खलीफा के पद की पुनर्स्थापना के लिए इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, गलत पूछा है। साइमन कमीशन का गठन 1927, साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य भारत में ब्रिटिश को प्राप्त राजस्व के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करना। कौन सा विकल्प इसका गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दूसरा गलत है। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था साइमन कमीशन के गठन करने का, वो ये था कि 1919 में जो सुधार किए गए हैं उसकी समीक्षा करने के लिए। उसमें कहा गया था कि 1919 में जो सुधार किए गए, जो सामाजिक सुधार हुए हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए 10 वर्ष बाद एक कमेटी का गठन किया जाएगा, ठीक है, 10 वर्ष बाद एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो इसकी समीक्षा करेगी, लेकिन 2 वर्ष पहले इसका गठन कर लिया गया था, ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 1905 गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस अधिवेशन, 1906 में दादा भाई नौरोजी, 7 में रास बिहारी बोस और 10 में विलियम बेडरबन। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1907, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बात करें अगर 1907, तो इस कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन गर्म दल और नर दल में हो गया था और इसकी अध्यक्षता जो है वह रास बिहारी बोस नहीं, रास बिहारी घोष द्वारा की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा, रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 1916 लखनऊ अधिवेशन में कौन से प्रमुख समझौते हुए थे? उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल करना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों समझौता हुआ था, ठीक है, ऑप्शन सी। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? वकारुल मुल्क मुश्ताक हुसैन, नवाब सलीमुल्लाह, आगा खां या फिर सर सैयद अहमद खां? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? ढाका में 1906 में, ठीक है, 1906 में, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था और गदर पार्टी के द्वारा लंदन में ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की गई थी। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए, क्वेश्चन अभी ऊपर हम लोग डिस्कस किए हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, दूसरा गलत है, ठीक है, दूसरा गलत है, क्योंकि इंडिया होम रूल सोसाइटी ने लंदन में ही इंडिया हाउस की स्थापना की थी। जो इंडियन होम रूल सोसाइटी थी इसी के द्वारा लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किया गया था, ठीक है, ना कि गदर पार्टी द्वारा, तो दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गदर पार्टी की जो स्थापना है सोहन सिंह भाखना ने की थी और कब की थी? 1913 में की थी। 1913 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी और इंडिया सोशलिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन भी इन्हीं के द्वारा किया गया था, ठीक है, इंडियन सोशलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन भी इन्हीं के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए, इसके द्वारा इंडियन सोशल नहीं बल्कि गदर पत्रिका का प्रकाशन हुआ था, ठीक है, गदर, सही आंसर भी हो जाएगा। निम्न में से कौन क्रांतिकारी पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त कर भारत आया था? खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, हेमचंद्र कानूनगो या फिर अरविंद घोष? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हेमचंद्र कानूनगो, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और यह जो है इनकी अगर हम बात करें, यह जो है रूसी व्यक्ति से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करके 1908 ईस्वी में भारत आए और कलकत्ता के जो मणिकतल्ला बम है, कलकत्ता के एक जगह है जिसका नाम है मणिकतल्ला,
वहाँ पर इन्होंने बम बनाने का कारखाना खोला था। ठीक है, तो याद रखिएगा कलकत्ता के मणि के तल्ला में बम बनाने का जो कारखाना है हेमचंद्र कानूनगो द्वारा खोला गया था 1908 ईस्वी में। ऑप्शन सी। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो घटनाएं हैं इनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। दांडी मार्च या 5 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ठीक है, और जो आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन है यह 17 नवंबर से लेकर के 24 दिसंबर तक हुआ था 1932 में। ठीक है, मैकडोनल्ड अवार्ड 16 अगस्त 1932 को आया था। पूना पैक्ट जो हुआ था 25 सितंबर 1932 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 3 4 2। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अलग इंडिया एंट्री अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई थी? महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, घनश्याम दास बिरला या फिर तेज बहादुर सप्रू? कौन सा विकल्प सही है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, कब किया गया था? 1932 में। जब पूना पैक्ट हो गया तो इन्होंने जो हरिजन उत्थान के उद्देश्य से कार्य करने के लिए इन्होंने ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी। ठीक है, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की थी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और इसी का नाम बदल कर के बाद में हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। ठीक, 1937 चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? संयुक्त प्रांत, मद्रास, पंजाब या फिर बंगाल? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसमें जो पंजाब और बंगाल यहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, रास बिहारी बोस, राजेंद्र प्रसाद या फिर पटाभी सीतारामैया? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद को। पटाभी सीतारामैया को पराजित करके तो ये बने थे और इनके इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता संभालते हैं। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कब मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्ताव पारित किया गया था? 1938, 1939, 1940 या फिर 1941? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1940। जो मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन हुआ था यहीं पर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में द्विराष्ट्र के सिद्धांत का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। लिनलिथगो प्रस्ताव, जिसे अगस्त प्रस्ताव भी कहा जाता है, इसके बारे में देखिए। यह प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर तुरंत भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीय होंगे। कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए जाने की बात अनिश्चित अर्थात भविष्य में दी जाएगी, ऐसा कहा गया था, ना कि तत्काल दिया जाएगा। तो पहला गलत हो जाएगा। और इसमें कहा गया था कि वायसराय की कार्यकारिणी में प्रधान सेनापति भारतीय नहीं होंगे और यह प्रावधान मतलब जो प्रधान सेनापति वो भारतीय नहीं होंगे, बाकी जो सदस्य हैं वह भारतीय होंगे। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को दिवालिया होने वाला बैंक कहा गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटाभी सीतारामैया या फिर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह जो है दिवालिया होने वाले बैंक की तरह है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन क्रिप्स मिशन से वार्तालाप के दौरान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया? महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया, अरोड़ा आसफ अली या फिर जवाहरलाल नेहरू? भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ठीक है, 1942 बम्बई के ग्वालियर टेक मैदान में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था यहीं पर भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और इस प्रस्ताव का जो समर्थन है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में, सतारा में वाईबी चौहान के नेतृत्व में और तामलुक में मातंगी हजारा के नेतृत्व में? कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तामलुक की अगर हम बात करें। ठीक है, तामलुक में जो सतीश सावंत के नेतृत्व में तामलुक में सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यही आपका गलत है। निम्न का सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सीआर फार्मूला, लियाकत अली देसाई पैक्ट, वेवेल योजना, इन्हें आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें सीआर फार्मूला जो आया था 1944 में 1944 में आया था। ठीक है, 1944 में। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो मुस्लिम लीग है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसके बीच समझौता कराने के उद्देश्य से इसे लाया गया था। ठीक है, लियाकत अली और देसाई पैक्ट जो हुआ था
यह 1945 में हुआ था, 1945 में। और वेवेल योजना ये भी आया था आपका 1945 में। कब आया था लेकिन यह जून में आया था। और जब ये देसाई पैक्ट है यह अप्रैल में हुआ था, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए, 1, 2, 3। 1945 में हुए शिमला समझौता सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने भाग नहीं लिया था? मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, सिखों के प्रतिनिधि, हिंदू महासभा, अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, हिंदू महासभा ने, ठीक है। देखिए जो 1945 शिमला सम्मेलन हुआ था इसमें हिंदू महासभा को वायसराय द्वारा भाग लेने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया, बाद में संघीय शासन की स्थापना की बात कही गई, संविधान सभा के गठन की बात की गई। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प कैबिनेट मिशन के बारे में सही है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आचार्य JB कृपलानी, ठीक है। और उस समय वायसराय थे माउंटबेटन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे और ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज सस्टम थे, ठीक है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत गठित नहीं किया गया था? गांधी रेजिमेंट, नेहरू, पटेल या फिर आज़ाद? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पटेल रेजिमेंट का गठन नहीं हुआ था, ठीक है। गांधी रेजिमेंट, नेहरू रेजिमेंट और आज़ाद रेजिमेंट का गठन किया गया था। इसके साथ साथ रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन हुआ था, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें, ठीक है। और आपके लिए अगर देखिए वीडियो लंबे हो गए हैं जिसके पीछे रीज़न यही है कि वीडियो को अगर अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, जो ऑप्शन है उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा तो वीडियो लंबे हो जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि बस पॉइंट बाय पॉइंट क्वेश्चंस कराए जाए, जो सही है बस वही टिक करके आगे बढ़े, तो भी बताइएगा। नहीं तो अगर चाहते हैं कि अच्छे से वीडियो को एक्सप्लेन किया जाए, जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से कराया जाए, तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है जब तक आप लोगों के डाउट क्लियर नहीं होते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में दिए गए हैं कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वही क्वेश्चंस हूबहू आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिले, लेकिन उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस वो तो बन सकते हैं ना। तो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट या ज़्यादा ज़रूरी यही है कि जो भी हम लोग प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करें, अच्छे से जो है जो भी डाउट है उस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे डाउट क्लियर हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।